मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 के रिवीजन सेकंड पार्ट 2 आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 का। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। अब रेस्पिरेशन के अंदर जो है उसमें आपके बुक के अंदर एक रिएक्शन बताया गया है जिसमें कि जो ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर वो ब्रेक होता है किसमें? पायरुवेट यानी 3 मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लस में एनर्जी के अंदर। ठीक है। ईस्ट के अंदर तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट कर देता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी 2 मोल ऑफ कार्बन। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल के अंदर क्या कर देता है? वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है। प्लस में एनर्जी प्लस कार्बन के जो होते हैं उसके 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जो होती है उसकी। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है उसके अंदर वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज कर देता है प्लस वाटर प्लस में एनर्जी दे देता है। जब आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प वगैरह होते हैं तो मस्कुलर जब एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में कई बार क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से रिएक्शन होती है जिसमें कि जो एनर्जी होता है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन का ही बना होता है। इसीलिए अब हम इसको आगे थोड़ा सा और समझेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर जो एनर्जी होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो बनता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे है? हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो बेस है, ठीक है, जो शुगर का जो स्ट्रक्चरल बेस जो हमारा है फॉस्फेट के साथ अटैच है। वो फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फोरस जो होता है वो एडीपी में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो होता है उसके अंदर ये फॉस्फेट यूनिट और ऐड हो जाती है, फॉस्फेट यूनिट और ऐड हो जाती है और ये क्या बना देता है? एटीपी बना देता है। क्या बना देता है? ये एटीपी बना देता है। इसको इसीलिए इसको क्या नाम दे देते हैं हम? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का नाम दे देते हैं। ठीक है। ये आप जब नेक्स्ट बड़ी क्लास में जब आप जाओगे केमिस्ट्री के अंदर, जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जब आप बॉडी के अंदर जब डीएनए का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक जो मॉलिक्यूल्स शुगर जो मॉलिक्यूल्स जो बेस होता है हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, थाइमीन थाइमीन है मॉलिक्यूल है, यूरेसिल मॉलिक्यूल है। इसके अंदर वो क्या होता है? वो आपको इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा इसमें फॉस्फेट के साथ कैसे लिंकेज होती है। बट हमें बस इतना याद रखना है कि जो फॉस्फेट होता है बॉडी के अंदर उसके अंदर एडीपी जो होता है वो एडीपी के साथ वो अटैच होकर के ट्राइफॉस्फेट बदल जाता है जो कि एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, वो एनर्जी देता है। एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ही होती है। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर के अंदर हम और समझेंगे और जानेंगे किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास किसका है? हार्ट का। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? हार्ट है। तो हार्ट कैसे क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करके कहाँ से कैसे क्या हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके कैसे मैकेनिज्म को क्रिएट करता है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। We have studied in previous section that blood transport oxygen, food and waste material in our bodies. In class 9, we have studied about blood is a fluid connective tissues. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Plasma transports food, nitrogenous waste and carbon dioxide in the dissolved form. Oxygen is transported by the red blood cells. Many other substances like salts are also carried by the blood. Hence, we need a pumping organ to push blood around the whole body, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that
This network can be repaired if harmed. Our pump, the heart. The heart is a muscular organ which is as large as our fist. हमारे fist से थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. fist का मतलब क्या होता है? मुट्ठी जोड़ना. Because both carbon dioxide and oxygen have to be transported by the blood, the heart has separate chambers to prevent the mixing of oxygen-rich blood with the blood having carbon dioxide. The carbon dioxide-rich blood has to reach the lungs for the removal of carbon dioxide, and the oxygenated blood from the lungs has to be carried back to the heart. This oxygenated blood is then pumped to the whole body. मतलब एक बार तो क्या करता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स ब्लड को पंप आउट करके बाहर मतलब पूरे बॉडी के अंदर भेजता है, और फिर पूरी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कैरी करके फिर वो लंग्स को दे देता है. लंग्स क्या कर देता है? उसको फिर बाहर रिलीज कर देता है. We can follow this process step by step. Oxygen-rich blood from the lungs reaches to the thin-walled upper chamber of the heart on the left, called the left atrium. यहाँ पे क्या है? Oxygenated blood पहुँचता है किसमें? Left atrium में. The left atrium relax when it is collecting this blood, then it contracts, while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. अब इसमें क्या होता है? वो कहाँ पे पहुँच जाता है? Left ventricle में. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the various parts of the body. Deoxygenated blood comes back from the various parts of the body to the upper chamber on the right atrium. जो deoxygenated जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है? अपर जो राइट चैम्बर होता है उसका राइट एट्रियम में. And it's relax. As the right atrium contracts the right ventricle, the corresponding lower chamber dilates. This pushes blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into different organs of the body, they contain thicker muscular walls than the atria. Walls takes that blood does not flow backwards when the ventricles or atria contracts. Oxygen enters the blood in lungs. The separation of the left side and the right side of the heart is beneficial to avoid mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the whole body. This is useful in human animals that have high energy requirements, such as mammals and birds, which constantly use energy to maintain their body temperature, and those animals which do not utilize energy for this purpose. The body temperature depends on the temperature of the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered hearts and tolerate some mixing of the deoxygenated and oxygenated blood streams. On the other hand, fishes have only two-chambered hearts. फिश के अंदर कितने होते हैं? दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. The blood is pumped to the gills in oxygenated and then passed directly to the various parts of the body. Thus, blood passes only once through the heart in fishes during one cycle of passage through the whole body. On the other hand, in other vertebrates, it passes through the heart twice during one cycle. This is known as double circulation. अगर दो बार जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन. The tubes, blood vessels. Arteries are the vessels which transport blood away from the heart to different organs of the body. ये क्या कर देता है? ब्लड को दूसरी तरफ पहुंचाता है, हार्ट से दूर लेके जाता है. Since the blood comes out from the heart under high pressure, the arteries have
elastic thick walls. Veins collect the blood from various organs and carry it back to the heart. They don't require thick wall because the blood in no longer under pressure. Instead, they contain walls that ensure the flow of blood only in one direction. On reaching a tissue or organ, the artery divides into smaller and smaller vessels to carry the blood to all the individual cells. The smallest vessels contain walls which are one cell thick and are known as capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cells occurs across this thin wall. The capillaries then join together to make veins that transport the blood away from the tissues or organ. Maintained by platelets. What will occur if this system of tubes develop a leak? Consider about the situations when we insert and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be reduced. In addition, leakage would cause a loss of pressure which would minimize the efficiency of the pumping system. The blood has platelet cells to avoid this, which circulate around the body and plug these leaks by helping clot the blood at place of injury. The last one is lymph. There is another kind of fluid which also helps in transportation. This is known as lymph or tissue fluid. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of proteins, plasma and blood cells escape into intercellular space in the tissues to make the tissues fluid or lymph. It is same to the plasma of blood but colorless and has very less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces, which join to make a large lymph vessels that gradually open into a large veins. Lymph transports digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back to the blood. तो हमने किसके बारे में आज बात की है? आज बात की हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हार्ट। हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है जो मटेरियल, उसके बारे में जाना कि कौन से चैम्बर में क्या होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जाना कैसे वो पंप करता है। पहले एक ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जाता है, फिर दूसरा उसको पहुंचाता है, फिर तीसरा क्या कर देता है, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड फिर हार्ट को देता है, और चौथा क्या करता है, फिर उसको वापस से बॉडी के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देता है।